Hello, all my dear students. Good morning to all of you. How are you? I hope you all will be fine. And by staying at your homes, you just helping the nation to fight against the coronavirus. हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग सभी अपने घरों पर होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे. Because in chapter number 2, we have discussed about the development of dicot embryo in the previous video. So in that we have discussed that zygote divide by means of a transverse plane to form two cells, the large basal cell and the small apical or terminal cell. And basal cell forms suspensor and haustorial cells, and the cell that is towards we can say that chalazer end, that is apical or terminal cell, it will undergo certain divisions and form 4 cell stages and 8 cell स्टेज. तो हमने आपको बताया था जाइगोट. अभी मैं डाइकॉट की बात कर रहा हूं, एक बार मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं टॉपिक को. डाइकॉट में क्या हुआ था, जाइगोट ने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद एक लार्ज बेसल सेल बनी और एक स्मॉल एपिकल सेल बनी. अब बेसल सेल ने क्या किया, ये आगे चल के सस्पेंसर और फिर हॉस्टोरियल सेल को इन्होंने बनाया. फिर एपिकल सेल जो थी आपकी, उन्होंने क्या किया, डिवीजन किया. डिवीजन करने के बाद 2 सेल, 4 सेल और 8 सेल स्टेज उन्होंने बनाया. सो अप टू 8 सेल स्टेज, व्हेन देयर विल बी 8 सेल स्टेज, दैट विल बी नोन एज प्री एम्ब्रियोनल ऑक्टेंट. और जब 4 सेल्स थी तो उसको आपने कहा था प्री एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट. ठीक है. फिर इन 8 सेल स्टेज the cells just undergo periclinal division, यानी 8 सेल स्टेज जो आपकी थी वहां पे पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ. तो कितनी सेल्स बन गई थी, 16 सेल स्टेज वहां पे बना था. तो पेरिक्लाइनल डिवीजन के बाद जो 16 सेल स्टेज बनी थी उसको आपने कहा था ग्लोब्यूलर फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो. फिर हमने आपको बताया था एक सेल जो कि किससे लगी हुई थी, आपके प्रो एम्ब्रियो से लगी हुई थी, उसने हाइपोफाइसिस का काम किया था. हाइपोफाइसिस ने डिवाइड किया था, 8 सेल बनाया था, उसमें से 4 ने रूट कैप और 4 ने रूट कॉर्टेक्स को बनाया था. फिर जो आपके ऊपर की 16 सेल्स थी उन्होंने हाइपोकोटाइल, प्लेम्यूल और कोटिलिडन्स को बनाया था. ये सारा प्रोसेस हुआ था. तो ग्लोब्यूलर फॉर्म जो था वो हार्ट शेप में चेंज हुआ था एम्ब्रियो, और हार्ट शेप से फिर हॉर्सशू शेप में वो चेंज हो गया था. दिस वाज ऑल अबाउट द डाइकॉट एम्ब्रियो. इन मोनोकॉट एम्ब्रियो the initial process up to globular form of embryo is very same. यानी globular form of embryo तक जो प्रोसेस था कहाँ, मोनोकॉट एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, सेम प्रोसेस इज हियर इन द केस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो आल्सो. ठीक है. बट यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन पॉइंट, इन डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो zygote undergo division to form 2 cell that will later on form 4, 8, 16 cell stage. But here after 2 cell stage the basal cell will not divide ultimately. वो डिवीजन ही नहीं करेगी, वो सस्पेंसर बना लेगी. सस्पेंसर का कुछ पार्ट वो बनाती है, कुछ मिडिल सेल बनाती है. तो बेसल सेल जो बनी उन्होंने कोई डिवीजन नहीं किया. बाकी जो आपके एपिकल या टर्मिनल सेल बनेगी उसमें डिवीजन होगा. तो 3 सेल स्टेज बनेगी. 3 सेल स्टेज जो बनेगी तो उसमें तो आपकी एक बेसल सेल थी और एक आपकी टर्मिनल सेल थी. तो टर्मिनल सेल एक थी, डिवाइड करेगी तो 2 हो जाएगी, तो 2 वो और एक नीचे वाले बेसल, तो 3 सेल स्टेज हुआ. उसमें से जो मिडिल सेल है, मिडिल सेल जितने भी पार्ट्स होते हैं आपके एम्ब्रियो के, वो बनाने का काम करती है. और टर्मिनल सेल क्या करती है, कोटिलिडन्स को बना लेती है. और सस्पेंसर ऑलरेडी किसने बना रखा है, आपकी बेसल सेल ने. तो एक बार ये सारा प्रोसेस हम यहां से देखते हैं. Development of monocot embryo as we mentioned here similar to dicot embryo up to globular stage, यानी globular form of embryo जो था, जो अभी आपको मैंने रिकॉल कराया, वैसा ही है. Firstly zygote change the size, zygote की साइज में चेंज होता है. Divide by a transverse wall forming 2 cells. जैसा मैंने आपको बताया 2 सेल्स बनेंगी. The large cell is known as basal cell and smaller cell is known as apical or terminal cell. And as we mentioned that this cell will not undergo any kind of division. तो basal cell beta does not divide at all. यानी बेसल सेल में डिवीजन ही नहीं होगा. ये बनी और बड़ी सी बनी, फिर ये कहती है हम तो ऑलरेडी बड़े हैं, हम क्यों डिवाइड करें, हम ऐसे पड़े रहेंगे. बड़े हैं तो पड़े हैं.
ठीक है। फिर आपकी जो स्मॉल सेल्स थी उन्होंने सक्सेसिव डिवीजन किया और 3 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो को बनाया। अब उस 3 सेल्ड में कैसे, एक आपकी बेसल ऑलरेडी थी और दूसरी जो आपकी टर्मिनल है एपिकल सेल थी उसने डिवाइड किया तो 1 से 2 हो गए, तो 3 बनी टोटल, लार्ज बेसल सेल, मिडिल सेल और एपिकल सेल। बहुत ही सिंपल है। अब बेसल सेल क्या करेगी, इनलार्ज करेगी और क्या हो जाती है, वो सस्पेंसर हो जाती है। यानी सस्पेंसर का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, बेसल सेल क्या कर रही है, सस्पेंसर फॉर्म कर रही है, जो कि 3 to 6 सेल स्ट्रक्चर है, जबकि आपने देखा था डाइकॉट में वो 8 सेल तक था। अब देखिए रिमेनिंग डेरिवेटिव्स आर, जैसे आपके प्लेम्यूल है, रेडिकल्स हैं, ठीक है, कोल्यूटाइल, कोल्यूराजा, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, ये सारे के सारे किससे बनेंगे, कहां गया ये आपका रेडिकल, हाइपोकोटाइल और ये आपका प्लेम्यूल है, ये सभी किसके डिवीजन से बनते हैं, मिडिल सेल। इट मींस दैट जितने भी बाकी पार्ट्स बचे सस्पेंसर को छोड़कर वो बनाने का काम कौन करेगा, मिडिल सेल करेगी। और आपकी जो एपिकल सेल है ये एक सॉलिटरी फंक्शन करती है, जिसका काम होता है एक सिंगल कोटिलिडन को बनाना। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये बात ध्यान से सुन लीजिए, बेसल सेल जो कि बनी थी जायगोट के डिवीजन से और एपिकल सेल बनी थी जायगोट के डिवीजन से, यानी जायगोट डिवाइड हुआ था, 2 सेल बनी थी, बेसल सेल कोई डिवीजन नहीं करेंगी, वो सस्पेंसर हो जाएंगी। आपकी जो एपिकल है टर्मिनल सेल थी वो डिवाइड करेगी और 3 सेल स्टेज का प्रो एम्ब्रियो बनाएगी। उस 3 सेल स्टेज के प्रो एम्ब्रियो में एक बेसल सेल ऑलरेडी सोती हुई पड़ी हुई है और बाकी 2 और बनेंगी, एक को आप मिडिल सेल कहोगे। मिडिल सेल बाकी एम्ब्रियो के जितने पार्ट हैं उनको बनाने का काम करेगी और आपकी जो टर्मिनल या एपिकल सेल उसका एक ही काम है, वो कोटिलिडन को बनाएगी। यानी जितने पार्ट्स हैं एम्ब्रियो के कोटिलिडन को छोड़कर वो बनाने का काम कौन कर रहा है, मिडिल सेल कर रही है। सस्पेंसर को कौन बना रहा है, बेसल सेल बना रही है। टर्मिनल सेल क्या कर रही है बेटा, कुछ नहीं, केवल एक काम कर रही है, तो कोटिलिडन को ग्रो करा दे रही है। ठीक है, तो ये टोटल है आपका क्या, डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। वी आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टूड बाय मींस ऑफ अ सुटेबल डायग्राम। मैं आपको एक डायग्राम से बताता हूं, आप आसानी से समझोगे बिना किसी चिंता के। ठीक, तो लेट्स कंसीडर, ये बेटा क्या है, जायगोट। हमेशा की तरह हम यहाँ पे दिखाएंगे चैलोजल एंड माइक्रोपाइलर एंड। यहाँ पे डिवीजन होगा, किस प्लेन में होगा, ट्रांसवर्स। कितनी सेल बनेगी, 2 large cell will known as what, this is chalazoid, this is micropyle, this one is known as what, basal cell, and this one is known as what, apical cell और terminal cell। ओके, अब इनमें कोई डिवीजन नहीं होगा, ऐसे स्वस्थ पड़े रहेंगी। डिवीजन किसमें होगा, एपिकल सेल में। तो फिर आपकी कितनी सेल स्टेज बनेगी, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 3 सेल स्टेज। यानी ये आपकी एपिकल सेल ने डिवाइड किया और एक से कितनी हो गई, 2। ये आपकी है बेसल सेल, दिस वन इज व्हाट, एपिकल और वी कैन से दैट टर्मिनल सेल, एंड दिस वन इज व्हाट, मिडिल सेल। ठीक है, तो यहां से देखिए जायगोट डिवाइड हुआ ट्रांसवर्स प्लेन में, बड़ी सेल बेसल, छोटी एपिकल, फिर इन्होंने क्या किया, डिवीजन किया और एक नई सेल मिडिल सेल का फॉर्मेशन किया और ऑलरेडी पहले से खुद ये मौजूद थी। इसको आप कहते हो 3 सेल प्रो एम्ब्रियो। यानी ये आपका क्या बन गया है, अब 3 सेल प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन आप कर चुके हो। तो ये आपका क्या है, 3 सेल प्रो एम्ब्रियो। अब यहां से देखिए कौन क्या करेगा, एपिकल सेल क्या बनाएंगी, कोटिलिडन, कितना, 1। मिडिल सेल क्या करेंगी, मिडिल सेल करेंगे बेटा प्लेम्यूल बनाएंगी। अभी हम देखते हैं क्या होता है। फिर आपका रेडिकल बनाएंगी, रेडिकल के बाद आपका बनेगा एपिकोटाइल, एपिकोटाइल के बाद हाइपोकोटाइल। ये सब कौन बनाएगा, मिडिल सेल। बेसल सेल क्या करती हैं, सस्पेंसर को बनाने का काम करती हैं और सस्पेंसर में बनाने में 2 मिडिल सेल भी हेल्प करती है। यानी सस्पेंसर का फॉर्मेशन कैसे होता है, मिडिल सेल और बेसल सेल की हेल्प से। बाकी जितने पार्ट्स हैं उनको बनाने का काम कौन कर रहा है, मिडिल सेल कर रही है। ठीक है, तो यहां से देखते हैं, ये आपकी बेसल सेल है जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है
यहाँ पे आपकी कौन सी थी, मिडिल सेल्स थी। मिडिल सेल्स में क्या होगा, डिवीजन होगा। ड्यू टू दैट डिवीजन द मास ऑफ सेल्स विल इंक्रीज, द नंबर ऑफ सेल विल इंक्रीज। So let's consider this was middle cell. Here it divides and form a mass of cell. ये मिडिल सेल की कहानी है, इन्होंने बहुत सी सेल्स बना ली। और दूसरी आपकी फिर से कौन आ गई, अपाइकल सेल आ गई, इनकी भी कहानी वही रह गई। ठीक है, तो ये आपका स्टेटस दिखा रहा है किसका, मिडिल सेल का। ये है अपाइकल सेल और ये है बेसल सेल। अब डिवीजन चूंकि कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू रहने के बाद एक स्पेशल शेप स्ट्रक्चर बनेगा, अब वो हम देखते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने देखा दिस वाज ए, दिस वन इज बी, सी एंड डी। अब हम देखेंगे क्या होगा। ड्यू टू इंक्रीजिंग सेल मास, सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रही हैं, उसके फलस्वरूप होगा क्या, ये आपकी बेसल सेल पहले की तरह थी, अब भी है। ठीक है, आगे क्या स्ट्रक्चर बनने वाला है अब हम आपको वो बताते हैं, वो मैं आपको यहां से दिखाता हूं कुछ इस टाइप का। और यहां पे कौन प्रोड्यूस करेगा, सिंगल कोटिलिडन, ये आपका। अब यहां से हम इसको एक क्लियर कट में बनाते हैं। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको बनने को मिलेगा। और एक आपको यहां से क्या दिखने वाला है, देयर विल बी जस्ट वन कोटिलिडन। तो कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये आपने देखा कि सेल्स के लगातार डिवीजन के फलस्वरूप बना। यहाँ पे आपका एक कोटिलिडन डेवलप होगा कुछ इस टाइप का, जस्ट देयर विल बी वन कोटिलिडन। ओके, स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहाँ पे आप देखेंगे कुछ स्पेशल कवरिंग एंड हियर देयर विल बी आल्सो सम स्पेशल कवरिंग। ओके, नाउ लेट्स लेबल दिस इज नोन एज कोलियोप्टाइल। दिस रीजन इज नोन एज व्हाट, कोलियोराइजा। इस रीजन को आपने क्या कहा, कोलियोप्टाइल। दिस वन इज व्हाट, कोलियोराइजा एंड हियर देयर विल बी व्हाट, एम्ब्रियोनल एक्सिस। आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस थोड़ा सा और नीचे आती है, ये दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर का पार्ट आप कहेंगे इसको एपिकोटाइल। ठीक है, दिस वन इज व्हाट, एपिकोटाइल। और ये रीजन आपका क्या है, हाइपोकोटाइल। सो ये आपकी इस स्टेज से फिर ये वाली स्टेज मिली। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, यहां से देखिए, ये आपकी बेसल सेल थी, बेसल सेल एज इट इज है। बाकी आपकी जो मिडिल सेल्स थी, मिडिल सेल्स ने इन सभी का फॉर्मेशन किया यहां से। ठीक है, और आपकी एपिकल सेल क्या कर रही है, इस कोटिलिडन को बना रही है। तो ये कोटिलिडन किससे बना हुआ है, एपिकल सेल से कोटिलिडन बना हुआ है। बाकी जितने भी पार्ट्स हैं ये किससे बने हुए हैं, मिडिल सेल से। सो ऑल दीज पार्ट्स, कोलियोप्टाइल, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, कोलियोराइजा, all these are just made up of this middle cell, and this one, that is cotyledon, this cotyledon is just made up of what, this apical cell। यानी apical cell ने cotyledon बनाया और बाकी बीच की सेल्स थी, इधर जितने भी पार्ट्स आपको दिख रहे हैं उसका फॉर्मेशन इन्होंने कर लिया। ठीक है, now what will be the next। अब यहां से बेटा होगा क्या, suspension and basal cell degenerate। सस्पेंसर और बेसल सेल क्या हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं, और आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलने वाला है। कैसा स्ट्रक्चर, लाइक दिस।
से आप कहते हो कोलियोप्टाइल, दिस वन इज व्हाट खोलियोराइजा, डबल आर रहेगा यहाँ पे, खोलियोराइजा। और आपका ये क्या है कॉटिलिडन। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं, लाइक दिस, कैप लाइक स्ट्रक्चर। और यहाँ पे भी वही सेम पोजीशन है, कैप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये है बेटा आपका एक टिपिकल मोनोकॉट एम्ब्रियो। अब हम ये देखते हैं कि ये टिपिकल मोनोकॉट एम्ब्रियो एक्चुअली सीड में कैसे है। अब यहाँ पे हम डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि सीड में एम्ब्रियो की लोकेशन है कहां। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, लोकेशन ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड्स। अब हम ये देखेंगे कि मोनोकॉट और डाइकॉट सीड में कहां है एम्ब्रियो। अभी तक हमने देखा था ओव्यूल में पोजीशन, डाइकॉट में देख ली थी। अभी मैं ओव्यूल में पोजीशन आपको मोनोकॉट में भी बताता हूं। उसके पहले देख लेते हैं कि सीड में इनकी क्या लोकेशन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे डाइकॉट को। डाइकॉट में आप क्या देखते हैं, आपकी एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, एक थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस को थोड़ा और एनलार्ज करते हैं। Just we are discussing with here dicots. There will be two cotyledons, cotyledon number 1 and cotyledon number 2. Nearly, हाँ बेटा आपका nearly यहाँ पे स्ट्रक्चर पैरेलल है। और ये जो एक्सिस जिसपे आके जुड़ते हैं इसको हम कहते हैं कॉटिलिडनरी एक्सिस। ये आपकी क्या है कॉटिलिडनरी एक्सिस है, ये क्या है कॉटिलिडन्स है। अब ध्यान से देखिए, द टिप पोर्शन, दिस रीजन इज नोन एज व्हाट, थोड़ा सा और बड़ा करते क्योंकि नीचे वाला बड़ा है। दिस रीजन इज व्हाट, ओके, सो दिस टिप पोर्शन इज नोन एज व्हाट plumule, and this one is known as what a radicle. It means that below embryonal axis there is presence of radicle and above embryonal axis there is presence of plumule. ये क्या करेगा, शूट सिस्टम को बनाएगा और this one will form root system. ओके, कॉटिलिडन्स क्या करते हैं, ये क्या करते हैं स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, या हम कह सकते हैं स्टोरेज ऑफ फूड। यानी प्लूम्यूल क्या कर रहा है, शूट सिस्टम बना रहा है, रेडिकल रूट सिस्टम बना रहा है, कॉटिलिडन टेम्पोररी स्टोरेज कर रहे हैं फूड का, और एम्ब्रियोनल एक्सिस कॉटिलिडनरी एक्सिस क्या कर रहा है, दो कॉटिलिडन्स को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। और इस टोटल एरिया को हम कहते हैं, this total area is known as what, embryonal axis। इस टोटल एरिया को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस। और टोटल एरिया एम्ब्रियोनल एक्सिस है, और जिस जंक्शन पे आके दो कॉटिलिडन्स जुड़ते हैं वो कॉटिलिडनरी नोड होता है। तो कॉटिलिडनरी एक्सिस या हम कह सकते हैं कॉटिलिडनरी नोड। तो जहां पे दो कॉटिलिडन आके जुड़ गए वो कॉटिलिडनरी नोड हुआ, और टोटल एरिया क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस का होता है। अब यहां से हम आगे देखेंगे। अब बेटा आप देखेंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन, ये पोर्शन जो हमने ये स्पेशल तरीके से यहाँ पे डार्कन किया गया है, इसको और डार्क करते हैं थोड़ा सा। ये आपका क्या था रेडिकल, ये ऊपर वाला पोर्शन क्या था आपका प्लूम्यूल, और ये आपके जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इनको हम कहते हैं, ये है आपका हाइपोकोटाइल, और ये आपका है इपिकोटाइल। एंड these hypocotyle and epicotyle will tell us that which type of germination will takes place in seed। इपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल हमें ये बताएगा कि जो आपका जर्मिनेशन है वो एपिजियल होगा कि हाइपोजियल होगा। दो तरह का जर्मिनेशन होता है, एपिजियल या हाइपोजियल। एपिजियल में क्या होता है, सीधा स्प्राउट ऊपर की तरफ निकलते हैं,
और हाइपोजेल में पहले नीचे निकलते हैं फिर घूम के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो ये हम देखेंगे जब देखेंगे टॉपिक आपका सीड जर्मिनेशन का। सो दिस वाज ऑल अबाउट अ डाइकॉट सीड। डाइकॉट सीड में हम क्या देख रहे हैं, पूरा एम्ब्रियो की लोकेशन, यहाँ पे दो क्या है कोटिलेडन्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे मोनोकॉट सीड को। ठीक है बेटा, तो मोनोकॉट सीड में देखते हैं, बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, पहले बेटा थोड़ा डॉटेड लाइन से बनाते हैं क्योंकि बार बार ना बनाना पड़े। ओके, हाँ नियरली आपको बन गया है। इसको आप क्लियर कट में बना लेते हैं। ओके, तो ये कहानी चल रही है किसकी, मोनोकॉट सीड की। ठीक है, इसके बाद क्या होगा बेटा, यहाँ पे एक लेयर होती है प्रोटीन की, उसको भी बनाते हैं लेकिन वो पूरे पे नहीं होती है। और ये यहाँ से तिरछा जाती है, थोड़ा और नीचे कर लेते हैं। हाँ, अब यहाँ से ले चलते हैं इनको, ये डबल हो जाती है यहाँ से। तो बहुत ही सिंपल है, बनाते रहिए आप लोग भी साथ में कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट, फटाफट देखते रहे आप लोग। बहुत तेजी से मैं बना रहा हूँ, अंदर एंडोस्पर्म भरा रहेगा। ये आपके प्रोटीन लेयर है, आप कह सकते हैं एलियरोन लेयर है। ये क्या है आपका एंडोस्पर्म है, कितना होता है 82% होता है। यहाँ पे आपको अब हम दिखाते हैं एम्ब्रियो मोनोकॉट। मोनोकॉट एम्ब्रियो बेटा किया गया था, आपने कुछ नहीं किया था भाई, ऐसे था। ओके बेटा, तो आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने जैसा आपको बताया, ये आपके कोलियोराइजा है। ये आपका क्या है कोलियोराइजा, इसको आपने क्या कहा, रेडिकल कहा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस पूरे एम्ब्रियो को आप चाहे तो हटा भी सकते हैं या रहने देते हैं। इसे आप क्या कहते हो, एपिथेलियम। ये आपका क्या है एंडोस्पर्म। दिस वन इज सीड कोट। और द रीजन, ये आपका इंपॉर्टेंट है, रीजन, दिस रीजन दैट इज नियर प्लीम्यूल इज नोन एज एपिकोटाइल, और द रीजन नियर द रेडिकल इज नोन एज हाइपोकोटाइल। यानी ऐसा रीजन जो कहां है, रेडिकल के आसपास है, उसको आपने क्या कहा, हाइपोकोटाइल। और यहाँ पे जो प्लीम्यूल के आसपास है उसको आपने क्या कहा, एपिकोटाइल। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, दिस वन इज व्हाट, कोटिलिडन। एंड कोटिलिडन इन द केस ऑफ मोनोकॉट इज आल्सो नोन एज स्कूटेलम। स्कूटेलम, इट मींस दैट, ओके, तो आपने क्या देखा कि कोटिलिडन in the case of monocot is known as what, scutellum। ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। होता कहाँ है, आप देखें यहाँ से कोटिलिडन्स केवल एक होते हैं मोनोकॉट में, और रीजन जो कि कहाँ है, रेडिकल के पास है, वो हाइपोकोटाइल है। रीजन जो कि प्लीम्यूल के पास है वो एपिकोटाइल है। और कोलियोराइजा एट द प्लेस ऑफ, किसके प्लेस पे होता है, एट द प्लेस ऑफ रूट कैप। यानी रूट कैप की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाता है, कोलियोराइजा हो जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मोनोकॉट सीड। और मोनोकॉट सीड में हमने क्या दिखाया आपको, लोकेशन दिखाई है एम्ब्रियो की। तो आपने डाइकॉट सीड में लोकेशन देखी किसके, एम्ब्रियो की। मोनोकॉट सीड में आपने लोकेशन देख लिया किसका, एम्ब्रियो का।
अब हम ये आपको बताएंगे कि एक्चुअली एक ओव्यूल में क्या पोजीशन होती है मोनोकॉट के केस में एम्ब्रियो की। बेटा हम देखते हैं लोकेशन ऑफ एम्ब्रियो। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? अरे भाई ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्या होता है ना कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको आसानी से समझ में आता नहीं है, बट आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। इसमें कोई डेविल नहीं है कि पता चल रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। अरे हम लोगों से बढ़ के कोई है? हम तो बहुत कमजोर हो जाते हैं, उसके बाद भी अच्छे अच्छे दुश्मनों को धूल चटा देते हैं। अगर हम बहुत कमजोर हैं तो अच्छे अच्छे से लड़ ले रहे हैं, तो आप लोग तो बहुत अच्छे सिचुएशन में है। बिल्कुल भी बोर मत होइए, ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। लोकेशन ऑफ एम्ब्रियो इन ओव्यूल। ओव्यूल में देख लेते हैं कैसे। अब यहाँ पे बेटा बहुत बार हमने एनाट्रोपस बनाया, एक बार ऑर्थोट्रोपस बना लेते हैं, क्यों? तो चलो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल बनाते हैं। अब आप कहेंगे सर ऑर्थोट्रोपस होना तो बड़ा आसान लग रहा है। हाँ भाई आसान है, लेकिन क्या किया जाए, आपके एंजियोस्पर्म में ज्यादातर कैसे मिलते हैं? ज्यादातर आपके एनाट्रोपस मिलते हैं, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है ना, सेगमेंट को नीचे तक लेके आते हैं। अंदर सीधी सी बात है, एम्ब्रियो सैक था, पूरा उसका मांस था जो कि न्यूक्लियस से घिरा हुआ था। अब किसको लेके आते हैं? पहले एम्ब्रियो को लेके आते हैं। न्यूक्लियर मास बेटा यहाँ पे भरा पड़ा है, एम्ब्रियो सैक। अब यहां से देखते हैं किसकी क्या कहानी है। जल्दी जल्दी थोड़ा गोला बनाते हैं बेटा। एक्चुअली गोला तो नहीं बन रहा है, बट आप समझ लीजिए गोला ही है। ओके, एक और बनाते हैं जो कि थोड़ा अलग रहेगा। नाउ भाई साहब आ रहे हैं, डिवाइड करेंगे 4। यहाँ पे कुछ सस्पेंसर बना लेते हैं। अब ये होगा क्या, ये धीरे धीरे पुश करता हुआ नीचे की तरफ पहुंचेगा। तो ये लोकेशन है एम्ब्रियो की, कहां? एक मोनोकॉट सीड में। एक मोनोकॉट सीड में ये आपकी लोकेशन दिखाई गई है, किसकी? एम्ब्रियो की। So this is the location of monocot embryo in a ovule. This one is embryo, this one is endosperm, this one is nucellus, and this one is integument. ये क्या है आपका? integument है। ओके, ये डायग्राम क्या है? दिस इज एलएस ऑफ ओव्यूल शोइंग डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। यानी एक आपका ये ऐसा डायग्राम है जो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो के दोनों के डेवलपमेंट को दिखा रहा है। अब बेटा इस चैप्टर में बचा क्या? सीड, फ्रूट, 2 और टॉपिक बचे हैं। उसके बाद हम पॉलीएम्ब्रियोनी, एपोमेक्सिस और पार्थिनोकार्पी पढ़ेंगे। उनकी कोशिश करूंगा मैं सारे टॉपिक को एक ही वीडियो में इंक्लूड करने की, जिसमें सीड, फ्रूट, बोथ ट्रू एंड फॉल्स फ्रूट, apomixis, polyembryony and parthenocarpy will be included, and in the last we will also discuss artificial hybridization. So this was all about for today. In today's topic we have understood about development of monocot embryo, as well as we have also compared the location of monocot and dicot embryo in the monocot and dicot seeds, as well as we have also seen the location of development of embryo and endosperm in a monocot, or we can say that in a orthotropous ovule. ओके, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट। और एक इंपॉर्टेंट काम तो आपको करना ही है, यू ऑल हैव टू लाइक द वीडियो
subscribe the channel, and you also have to share the video with your friends. That's why they will also benefited during this lockdown. And most importantly, you have to follow the rule of social distancing. आप लोग social distancing का पालन करें. अगर आपको emergency में कहीं बाहर भी जाना हो, then you have to just make the distance of at least 2 feet or 1 meter. We can say that. As well as it is mandatory to wear mask. आपको मास्क पहनना है. You will also keep hand sanitizer with yourself if you are traveling to any place. If you touch any object, obviously you are just exchanging money. अगर आप पैसा भी ले रहे हैं बेटा, तो आप क्या करें, हाथों को आप पैसे लेने के बाद सैनिटाइज करना मत भूलें. खाने से पहले और खाने के बाद तो आपको हाथ धोना ही है साबुन से. ये आप अच्छी तरह से बचपन से बताया जा रहा है. तो आप पर्सनल हाइजीन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. अगर आप में कोई ऐसे सिम्टम आ रहे, सर्दी खांसी हल्का फीवर है, तो आप जरूर एक बार आप सैंपलिंग दें, कोरोना टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि टेस्टिंग से ही बेटा क्या है, इसको हम पिछाड़ सकते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, आउट ऑफ 100% 48% आउट ऑफ 100% 48% कवर्ड ऑटोमेटिकली. 100 में 48 अपने आप कवर हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता. तो चिंता वाली बात नहीं. मॉर्टेलिटी रेट इंडिया में 3 से 4% के बीच में है. तो चिंता मत करिए, आराम से घर पे रहिए, खाइए पिए, मौसम बहुत बढ़िया है, और एंजॉय करिए और वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कराइए और वीडियो को लाइक भी करिए. तो दैट वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे. हमेशा की तरह कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे. जय हिंद.